हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विक स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं इंडियाज़ इंटरनल चैलेंजेस। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था इश्यूज़ कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मिज़ोरम से और हम पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश तक। फिर हम कंटिन्यू करेंगे नक्सलिज़म कम्युनलिज़म को पढ़ना। तो सबसे पहले मिज़ोरम हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, तब जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, उन्होंने मीज़ो मेजॉरिटी एरियाज़ मोस्टली कहाँ पर हुआ करते थे? लुशाई हिल्स में। तो मीज़ो मेजॉरिटी एरियाज़ को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया था। जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट हुआ था 1954 में, तो जो वहाँ पर पीपल हुआ करते थे, वहाँ मीज़ो मेजॉरिटी एरियाज़ में जो लोग हुआ करते थे, उनके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ गए और मीज़ो लीडर्स ने यहाँ तक डिमांड किया कि उन्हें एक ऑटोनोमस मीज़ो प्रोविंस चाहिए। और 1959 में जो टेरिटरी ऑफ मिज़ोरम था, वहाँ पर काफ़ी सीवियर ड्राउट हो गया, मतलब वहाँ पर सूखा पड़ गया। तो फेमाइन की वजह से वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी, बहुत सारे क्राइसिस होने लगे। तो मिज़ो लीडर लालडेंगा जी ने वहाँ पर कॉमन पीपल की बहुत सी सहायता की थी। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद में मिज़ोरम में क्या स्थिति थी, वहाँ पर उन्होंने किस चीज़ के लिए डिमांड किया। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप एक चीज़ नहीं, दो चीज़ आप याद कर सकते हैं। सबसे पहला कि वहाँ पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब फॉर्म हुआ था? 1954 में। और जो ड्रॉट हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था? तो इट हैपेंड इन 1959। और कौन से लीडर थे, कौन सी मीज़ो लीडर थे जिन्होंने कॉमन पीपल की हेल्प की थी? तो वो थे लालडेंगा। तो हमने मिज़ोरम में अभी तक ये देखा, लेकिन आगे क्या होता है? 1961 में लालडेंगा जी ने एस्टैब्लिश किया ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम क्या था? मिज़ो नेशनल फ्रंट। और उन्होंने कहा कि हमें एक ग्रेटर मिज़ोरम चाहिए, एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए जो त्रिपुरा, मणिपुर और मिज़ो मेजॉरिटी एरिया से बना हुआ हो। तो मार्च 1966 में मिज़ो नेशनल फ्रंट क्या था? MNF, लालडेंगा जी का ऑर्गेनाइजेशन। तो 1966 में मिज़ो नेशनल फ्रंट ने अनाउंस किया इंडिपेंडेंट मिज़ोरम। उन्होंने इमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट मिज़ोरम अनाउंस किया कि हमें जल्द से जल्द एक अपना इंडिपेंडेंट मिज़ोरम चाहिए। तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इस सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया और इसे सप्रेस करने की कोशिश की, क्योंकि उस समय इंडिया जस्ट इंडिपेंडेंट हुआ था। और अगर मैं आपको बताती हूँ तो उस समय काफ़ी इकोनॉमिकल कंडीशंस भी बहुत ही अच्छे नहीं थे और इंडिया अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए हर ईयर नए प्लान्स, नए स्कीम्स लाता था और वो फेल हो जाते थे, कई बार उसे चेंज करना पड़ता था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुआ करते थे और उसी में इंडिया के इंटरनल चैलेंजेस भी आकर खड़े हो गए। तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो यहाँ पर उन्होंने जब इमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट मिज़ोरम को अनाउंस किया, तो जो इंडिया में पीस एंड हार्मनी था वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो गया। तो उसे हैंडल करने के लिए बहुत ही सूझबूझ की ज़रूरत थी और कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी ने इसे काफ़ी अच्छे से हैंडल किया था। और जब 1972 में सिचुएशन काफ़ी काम होने लगा, मतलब ठीक ठाक होने लगा, तब मिज़ो मेजॉरिटी एरिया को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस प्रोवाइड किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। 1985 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने एक अग्रीमेंट साइन किया था मिज़ो नेशनल फ्रंट के साथ में, और मिज़ोरम को किसका स्टेटस मिल गया था? फुल फ्लेज्ड स्टेट का स्टेटस मिला था। तो यहाँ पर आप देखिए कि मिज़ोरम सबसे पहले क्या था? एक यूनियन टेरिटरी था। उसके बाद में राजीव गांधी ने उसे फुल फ्लेज स्टेट का स्टेटस दिया था और लालडेंगा उसके सबसे पहले चीफ मिनिस्टर रहे थे।
लालडेंगा जी कौन थे? एमएनएफ के ऑर्गेनाइज़र थे या फिर उन्होंने ही इसे फॉर्म किया था। एमएनएफ क्या था? मिज़ोरम नेशनल फ्रंटियर। नागालैंड, तो हमने मिज़ोरम के बारे में अभी देख लिया, अब हम पढ़ते हैं नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड में क्या हुआ था, जो नागा ट्राइब थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, इन्हें मार्शल ट्राइब्स भी कहा जाता है। तो ये फर्स्ट लाइन ही सबसे इम्पोर्टेंट लाइन हो गई। आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि नागा ट्राइब को क्या कहा जाता था, तो आप कह सकते हैं मार्शल ट्राइब, या फिर ये कह सकते हैं कि मार्शल ट्राइब कौन थे, कौन से ट्राइब्स हुआ करते थे, तो नागा ट्राइब हुआ करते थे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि मार्शल ट्राइब कहाँ पर पाए जाते थे, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया नागालैंड में पाए जाते थे। तो आपको हर एक सेंटेंस इस तरीके से पढ़ना है। इट वॉज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अभी हम इस पर कंटिन्यू करते हैं नागालैंड पर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो नागा ट्राइब है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इसे मार्शल ट्राइब्स भी कहा जाता है। और ये जो नागा ट्राइब्स थे, ये ईस्टर्न हिमालय, नागा हिल, बॉर्डर एरिया ऑफ असम और म्यांमार में सेटल हुए थे। अभी मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पर नागालैंड दिख रहा होगा। तो ये असम के कुछ प्रोविंस से, और यहाँ पर नॉट एबल टू ड्रॉ विद अ स्केच, तो वहाँ पर मिज़ोरम भी है, सॉरी म्यांमार भी है, और इन सारी जगहों से ये घिरा हुआ है नागालैंड। नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा। तो हमने नागालैंड का जोग्राफिकल लोकेशन देख लिया मैप में। तो यहाँ पर 1946 में क्या हुआ था, कुछ एजुकेटेड नागा यूथ जो थे, इन्होंने नागा नेशनल काउंसिल को एस्टैब्लिश किया। और लेटर इन्होंने, मतलब बाद में इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ नागालैंड के लिए गवर्नमेंट से डिमांड किया। और इन्होंने कहा कि अंगामी ज़ापो फिज़ो इसे लीड करेंगे एनएनसी को। और 1954 में नागा नेशनल काउंसिल ने अनाउंस किया था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट फेडरेशन ऑफ नागालैंड। तो 1955 में कुछ स्कर्मिशेस हो गए थे। स्कर्मिशेस मतलब छोटा मोटा ग्रुप के पीपल, लोकल ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में झगड़ा। तो 1955 में कुछ स्कर्मिशेस हो गए थे लोकल नागाज और असम राइफल के सोल्जर्स के बीच में। तो इस जो स्कर्मिश हुआ था, इस स्कर्मिशेस को रोकने के लिए मिलिट्री एक्शंस लिया गया था। सेवरल राउंड्स ऑफ डिस्कशन टुक प्लेस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नागा नेशनल काउंसिल। मतलब काफ़ी सारी मीटिंग्स हुआ करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट और नागा नेशनल काउंसिल के बीच में, इस बात का समझौता करने के लिए कि आप लोग अभी जो मांग रहे हैं उसकी डिमांड फुलफ़िल नहीं की जा सकती है। नागा नेशनल काउंसिल क्या थे, ये कुछ एजुकेटेड यूथ थे जो आए थे आगे, उन्होंने कहा कि हमें हमारा इंडिपेंडेंट नागालैंड चाहिए। तो इसी बात के लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी हो गई थी असमीज़ मिलिट्री के साथ में। तो उस पर हम अभी नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर असमीज़ राइफल्स के साथ में झगड़ा हुआ था, स्कर्मिशेस हुआ था, और इंटरनल चैलेंजेस हमेशा नागालैंड से रिलेटेड चलती रहती थी। और एनएनसी ने डिमांड किया था अपने इंडिपेंडेंट नागालैंड के लिए, स्टेट के लिए, फुल फ्लेज स्टेट के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नागा मेजॉरिटी टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया जाएगा। और लेटर 1 दिसंबर 1963 को इसे एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया जाएगा। तो जैसा आपने देखा कि मिज़ोरम के साथ भी पहले यही हुआ था, पहले उसे भी यूनियन टेरिटरी का स्टेटस प्रोवाइड किया गया था और फिर लेटर उसे फुल फ्लेज स्टेट का स्टेटस दिया गया। और यहाँ पर नागालैंड के साथ में भी सेम चीज़ हुआ। अब हम देखेंगे असम के साथ में। असम की स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर क्या होता है, 1983 में काफ़ी इंटेंस एजिटेशंस हो जाते हैं, मतलब कि आंदोलन हो जाते हैं ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और असम गण संग्राम परिषद के साथ में। और ये क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ हमारे असम में कुछ बंगाली माइग्रेंट्स आ रहे हैं मतलब वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, वो छिपके से आ रहे हैं और हमें
हमारे यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं, हमारे रीजन में डोमिनेट कर रहे हैं। मैं आपको अभी मैप में दिखाती हूँ कि असम और बांग्लादेश का बॉर्डर कैसा है, और फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा प्यारा इंडिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रहा बांग्लादेश और ये रहा असम। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा था कि कुछ जो बांग्लादेशी लोग हैं वो छिपके से असम टेरिटरी में जाकर डोमिनेट कर रहे हैं। ये जो एरिया है जिसे मैंने यहाँ पर मार्क किया है, तो यहाँ से वो जा रहे थे और कुछ जो है यहाँ से जा रहे थे, तो इसी पर उनका झगड़ा हो रहा था। 1985 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने, सेंट्रल होम मिनिस्टर शंकर राव चौहान जी ने और असमीज़ लीडर प्रफुल्ल कुमार महंतो जी ने एक अकॉर्ड साइन किया, और यहाँ पर डिसाइड किया गया कि जितने भी बांग्लादेशी सिटीजन्स हैं जिन्होंने छिपके से यहाँ असम में डोमिनेट कर लिया था, अगर अपनी जगह पर मतलब उनकी जगह पर कब्ज़ा कर रहे थे, तो उन्हें उनके ओरिजिनल प्लेसेस, उनके ओरिजिनल कंट्री बांग्लादेश में सेंड कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेसेस। और 1986 के इलेक्शंस में 1986 में असम लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शंस हेल्ड हुए थे, और प्रफुल्ल कुमार महंतो ऑफ असम गरीब गण परिषद, ये जो थे ये चीफ मिनिस्टर बने थे असम के। और इसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस की वजह से, लोकतांत्रिक प्रोसेस की वजह से असम में पीस मेंटेन हुआ, हार्मनी मेंटेन हुई। अब हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में क्या होता था। अरुणाचल प्रदेश के बारे में ज़्यादा कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया है, यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है जिसके बारे में आपको याद करना है। 1954 में नेफ़ा था। नेफ़ा मतलब NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। आई थिंक आई एम करेक्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी वॉज क्रिएटेड इन 1954, और 1972 में अरुणाचल इट बिगैन टू कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश द रीजन ऑफ द राइजिंग सन। देखिए, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी पहले इसका नाम था, और बाद में इसे अरुणाचल प्रदेश बुलाया जाने लगा। अरुणाचल प्रदेश का मतलब होता है जहाँ से सन का उदय होता है, मतलब जहाँ से सन राइज होता है। 20 फरवरी 1987 में इसे एक कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट का स्टेटस मिल गया, और ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1960 टू 2000 नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैड प्रोग्रेस टूवर्ड्स अ मोर मैच्योर डेमोक्रेसी, और वहाँ पर काफ़ी अच्छे से इलेक्शंस हेल्ड होने लगे और पीस एंड हार्मनी वहाँ पर होने लगा। वहाँ पर असम जैसा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं था, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है। और ये एरिया और ये रीजन, ये स्टेट काफ़ी अच्छे से एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के फील्ड में अच्छी महारत प्राप्त कर रहा है, मतलब अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। आगे की वीडियो में हम नक्सलिज़म, कम्युनलिज़म को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मेरा एक सजेशन है कि मैंने जितना डिस्कस किया है आप खुद से उसे एक बार रीड करिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है कोई पार्ट, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो, and please like and subscribe my channel if my videos are helpful for you. Thank you.